चलो स्टार्ट करें। ओके हम लोग कंपनीज एक्ट पढ़ रहे थे। अच्छा कल हमने मीनिंग पढ़ लिया, बिजनेस क्या होता है। आपकी फर्स्ट ही क्लास है ना आज, या वीडियोस देखे हैं आपने? आपने देखे हैं क्या? नहीं? अरे फर्स्ट ही क्लास है क्या आज, या वीडियो देखे हैं पहले के? फर्स्ट ही है, ठीक है। चलो तो हम लोगों ने कल क्या कंप्लीट कर लिया था? सबसे पहले बिजनेस क्या होता है, उसके बाद में हमने क्या बात कर ली थी, लॉ क्या होती है, लॉ कैसे बनती है, लॉ कौन बनाता है, क्या ये सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो फिर हमने बात की थी कंपनी लॉ क्या होती है, यानी अगर हम कोई रूल्स एंड रेगुलेशन किसके ऊपर अप्लाई करवा रहे हैं, कंपनी के ऊपर अप्लाई करा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोल देंगे? कंपनी लॉ। ठीक है। और जो पार्लियामेंट में पास हुई है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर एक्ट। तो वो एक्ट कौन सी है? कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा आपको क्या लगता है कि कंपनीज एक्ट 2013 में आई थी, उससे पहले कंपनी नहीं बनी होगी क्या? बनी ही होगी। तो यहाँ पे फिर 13 वाली लॉ क्यों है, उससे पहले क्या हुआ होगा? क्या? 1956। इससे पहले भी कंपनीज एक्ट थी, ऐसा नहीं कि पहली कंपनीज एक्ट है, इससे पहले काफ़ी सारी कंपनीज एक्ट थी। ठीक है। और यहाँ पे अभी फाइनल जो अभी है वो कौन सी कंपनीज एक्ट है? कंपनीज एक्ट 1956 है। ठीक है। और इसके बाद अभी फाइनल कौन सी है? कंपनीज एक्ट 2013। तो 56 वाली अपनी लास्ट वाली हो गई, और अभी वाली अपनी कौन सी हो गई? कंपनीज एक्ट 2013। तो एक बात बताओ, यहाँ पे ये वाली नई एक्ट क्यों लेकर आए हम लोग? कल याद है हमने जो पूरा अपना टॉपिक बात की थी, उसमें हमने बात की थी एक वर्ड, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या होता है? चेंजेस। अगर आपको लगता है कि अभी सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो क्या आप लॉ को भी तो चेंज करोगे ना? यानी जो सारी चीज़ें हम बिगिनिंग में फॉलो करते हुए आ रहे थे, क्या वही सब सेम टू सेम चीज़ें अभी भी हो सकती हैं क्या? अभी नहीं हो सकती है वो। तो आपका सिनेरियो पूरा चेंज हो रहा है। अब जैसे पहले सब कुछ काम कैसे होता था? फिजिकल फॉर्मेट में होता था। अब सब कुछ कैसे हो रहा है? डिजिटल फॉर्मेट में हो रहा है। आपको पेमेंट करना है तो सिक्के लेके जाते हो क्या, या पेटीएम करते हो, जीपे करते हो? ठीक है। तो अब जब सिचुएशन चेंज हो रही है, तो आपको क्या लगता है लॉ में जो चीज़ें लिखी हुई है वो एकदम एज इट इज सेम टू सेम फॉलो थोड़ी होंगी, वो भी चेंज होंगी। तो इसीलिए हमें लॉ में क्या लेके आने होते हैं? चेंजेस। और वो चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। लेकिन अगर एक बात बताओ, आप जो भी ये चेंजेस लेकर आ रहे हो, आपको लगता है कि यार 90% जो लॉ है ना उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, तो क्या हम वहीं पे काटा पीटी करें, या बेटर है नई एक्ट ले आएँ? नई एक्ट ले आएँ। तो जब आपको लगता है कि चेंजेस ज़्यादा नहीं है, तब आप क्या काम करोगे? उसी में ही चेंजेस कर दो। आपको लगता है कि चेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं और इतने चेंजेस करोगे तो कन्फ्यूजन आ जाएगी, तो उस टाइम पे आप क्या काम कर लो? नई एक्ट ले आओ। ठीक है। तो 56 वाली एक्ट में बहुत सारी क्या थी? इश्यूज थे। इस वजह से हमने अब कौन सी एक्ट लेकर आ गए? कंपनीज एक्ट 2013। चलो तो आज हमें स्टार्ट करना है अपना इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। अच्छा अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा? मीनिंग ऑफ कंपनी देखना होगा कि एक कंपनी क्या होती है। अगर हम बात करें, याद है कल हमने बात की थी बिजनेस के बारे में, और अगर आपको बिजनेस करना है तो आप अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हो? अपना बिजनेस कर सकते हो। ठीक है। क्या हमारे पास एक तरीका कंपनी का भी था क्या? बिल्कुल था। अगर हमें लार्ज स्केल पे काम करना है और आपको लायबिलिटी कैसी चाहिए? लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए, तो आप क्या बना लोगे? कंपनी। तो क्या हम कह सकते हैं कंपनी एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स है हु हैव कम टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, और वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस करना, मतलब प्रॉफिट अर्निंग करना। ठीक है। अच्छा अब सुनो, जब भी हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, तो जो अपनी डेफिनेशन होती है, अब ऑब्वियस सी बात है, एक हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं तो एक डेफिनेशन किसकी होगी? जो एक्ट की डेफिनेशन है। और एक हमें पढ़नी होती है जनरल डेफिनेशन। एक हमें क्या पढ़नी होती है? जनरल डेफिनेशन। अब ये दो दो डेफिनेशन हमें क्यों पढ़नी है, उसका रीज़न तो हमें अभी समझ में आ जाएगा जब हम ये कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। चलो ये लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, देन
definition of a company. Definition of a company. As per Companies Act, और एक हम लिखेंगे जनरल डेफिनेशन. एज पर कंपनीज एक्ट और एक जनरल डेफिनेशन. गुड मॉर्निंग अक्षरा. वॉइस वगैरह सब कुछ प्रॉपर है ना? चलो, अब सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखने वाले हैं एज पर कंपनीज एक्ट. इसमें लिखो सेक्शन 2 क्लॉज 20. सेक्शन 2 क्लॉज 20. अब कंपनीज एक्ट में जो भी डेफिनेशंस गिवन है ना, वो किस सेक्शन में गिवन है? सेक्शन 2. ठीक है. अब इतनी सारी डेफिनेशन है तो उसके आगे सब पॉइंट्स भी आएंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं? क्लॉजेस. ठीक है. अब यहाँ पे जो भी अपनी डेफिनेशंस हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब सेक्शन 2 तो आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ पे आपको जो क्लॉज नंबर है, अभी इतने सारे हैं, अगर भूल जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ क्या याद रख लो? डेफिनेशन किस में आएगी? सेक्शन 2 में आ जाएगी. ठीक है. चलो, अब इसमें लिखो कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated. Company means a company incorporated under this act. Incorporated under this act or under any previous company law. Company means a company incorporated under this act or under any previous company law. लिखा? चलो, अब ये डेफिनेशन पढ़ के सबको समझ में आ गया होगा ना कि कंपनी क्या होती है. आ गया? बताओ कंपनी क्या होती है. देखो क्या लिखा है इसने. कंपनी मीन्स अ कंपनी. कंपनी मीन्स कंपनी. कंपनी क्या होती है? कंपनी होती है. सही है क्या? पेंसिल क्या होती है? पेंसिल होती है. मतलब ये क्या बोल रहा है? कंपनी मतलब कंपनी होती है जो या तो कहाँ बनी है? अंडर दिस एक्ट. दिस एक्ट कौन सी है? अपनी वाली कंपनीज एक्ट जो अभी एट प्रेजेंट है, कंपनीज एक्ट 2013. और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब पुरानी वाली. एग्जाम्पल 1956 में बनी हो, 1913 है उसके पे बनी हो. तो यानी ऐसी कोई कंपनी जो या तो अपनी इस वाली एक्ट में बनी है या फिर किसी पुरानी एक्ट में बनी है, उसे हम क्या बोल देंगे? कंपनी. तो अब ये तो इसने ये क्या बता दिया कि किस में बनी है, कौन सी एक्ट में बनी है, बट क्या इसने ये बताया कंपनी का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली नहीं बताया ना. तो इसीलिए हमें यहाँ पे एक्ट की डेफिनेशन तो पढ़ ली, लेकिन जब तक हम जनरल डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे क्या हमें समझ में आएगा क्या कंपनी क्या होती है? नहीं. तो इसीलिए अब हम क्या पढ़ेंगे? जनरल डेफिनेशन. अब इसमें लिखो जनरल डेफिनेशन में. अच्छा देखो, जो अपनी कंपनी है वो 2 वर्ड्स में हम अगर उसको डिवाइड करें, एक तो कम और उसके बाद में सेकंड, रुको, और सेकेंड वर्ड लिखना पनी. इसमें लिखो कम टुगेदर. कम टुगेदर. और इसमें लिखो ब्रेड. कम टुगेदर और ब्रेड.
इसके बाद लिखो नाउ कंपनी इज a group of persons who have come together. Company means a group of persons who have come together for some common purpose. For some common purpose. Earlier, having meals together. Earlier having meals together, and now business or profit earning objective. Business or profit earning objective. और इसके बाद लिखना therefore company means an artificial person. Company means an artificial person having separate existence from its members. Having separate existence from its members. Done? चलो, अच्छा अभी हमने यहाँ पे दो डेफिनेशन लिखी, एक हमने एक्ट वाली लिखी। क्या सबको एक्ट वाली एकदम क्लियर है? अब आ जाओ किस पे, जनरल डेफिनेशन पे। अब देखो इसने क्या बोला है, जो कंपनी है ना वो एक लैटिन वर्ड से आई है, और यहाँ पे जो ये वर्ड है वो क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना है। एक क्या है कम, और एक क्या है पनिया, पनीस। ठीक है, अब यहाँ पे कम का मतलब क्या है, एक साथ आना मिलके, और यहाँ पे पनीस का मतलब क्या है, ब्रेड। ब्रेड वो खाने वाली ब्रेड को ही बोल रहा है। तो पहले क्या होता था, जब एक ग्रुप ऑफ पीपल आपस में मिलकर एक साथ अपनी मील्स कर रहे हैं, मतलब खाना वाना खा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देते थे, कंपनी। तो ग्रुप ऑफ पीपल, अगर वो लोग आपस में आए हैं, क्यों आए हैं, फॉर सम कॉमन पर्पस। तो कॉमन पर्पस पहले हम क्या बोलते थे, अपनी मील्स खा रहे हैं, और अभी कॉमन पर्पस जो है वो हम क्या बोल देते हैं, आप बिजनेस कर रहे हो या फिर प्रॉफिट अर्निंग का काम कर रहे हो। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या बोला है, अब क्या हो गया, बिजनेस और प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब कंपनी मीन्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्या बोला, कंपनी क्या हो गई, एक आर्टिफिशियल पर्सन, और दूसरा क्या बोला, हैविंग सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अब कंपनी के लिए डेफिनेशन जो बोली है उसमें इसने दो मेन चीज़ें बोल दी है। फर्स्ट क्या बोला है, आर्टिफिशियल पर्सन, और सेकंड क्या बोला है, सेपरेट एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो दो चीज़ें हैं ये कंपनी के क्या हैं, फीचर्स हैं। अब ये फीचर्स हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक जो हमने क्या लिखी डेफिनेशन, क्या क्या लिखी हमने, एक तो जनरल और एक हमने क्या लिखी, एक्ट की डेफिनेशन। क्या यहाँ तक ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक और वर्ड लिखा है, क्या, मेंबर्स। अभी ये दो वर्ड की मीनिंग अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं फीचर्स में, पर उससे पहले हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, क्या वर्ड लिखा है, मेंबर्स। मेंबर्स हम किसको बोल रहे हैं? अच्छा, तुमने मान लो एक कंपनी बनाई है, तुमने क्या बनाई है, एक कंपनी बनाई है। अब कंपनी में ओनर्स होंगे या नहीं होंगे?
किसी पर्सन को बिजनेस करना था, मुझे बिजनेस करना था, तो मैंने क्या काम किया था वहाँ पे? या तो मैंने क्या बनाई थी सोल प्रोप्राइटरशिप, या मैंने क्या बनाई थी पार्टनरशिप, और अल्टीमेटली मैंने क्या बनाई थी कंपनी। तो अब कंपनी मुझे बनानी है तो मेरे साथ और भी तो लोग होंगे। अब मान लो यहाँ पे और कौन कौन से लोग हैं, लेट्स से मिस्टर ए, बी, सी, डी, ई, ये पांचों लोग हैं, और ये पांचों लोग मिलकर क्या बनाना चाहते हैं? कंपनी। तो जो लोग मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या वो लोग यहाँ पे अपना पैसा, फंड्स कंट्रीब्यूट करेंगे या नहीं करेंगे? ये लोग इस कंपनी के लिए फंड देंगे ना, जैसे कैपिटल लगाते हैं हम लोग, तो ये भी अपना क्या लगाएंगे? यहाँ पे कैपिटल लगाएंगे। तो अब ये लोगों ने अपना कैपिटल लगाया। अब यहाँ पे जो कंपनी में कैपिटल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। कंपनी में जो क्या होता है? कैपिटल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जो कंपनी है ना, वो क्या है? एक पर्सन है क्या? वो एक पर्सन है। कल ही हमने बात की थी, कंपनी क्या है? एक पर्सन है, और उस पर्सन को किसने बनाया है? लॉ ने बनाया है। कौन सी लॉ ने? कंपनीज एक्ट ने। ठीक है, अभी हमने लिखा ना कंपनी किसे बनी है, तो इस वाली कंपनीज एक्ट में या फिर किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में। तो कंपनी एक पर्सन है, और उस पर्सन को किसने बनाया है? लॉ ने बनाया है। ठीक है, पर क्या कंपनी एक नेचुरल पर्सन है क्या? कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है। कंपनी कैसी पर्सन है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि नेचुरल पर्सन तो गॉड ने बनाया होता, पर गॉड ने थोड़ी बनाया इसको किसने बनाया है? लॉ ने। तो जब लॉ ने बनाया है तो ये अलग पर्सन, पर ये कैसी पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है, और इसको हम अलग ट्रीट करते हैं। किससे अलग ट्रीट करते हैं? उसके मेंबर्स से। जैसे अगर तुम्हें याद हो तो कल हमने बात की थी सोल प्रोप्राइटरशिप। तो अगर मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप बनाई है तो ये दो अलग अलग आदमी है क्या? नहीं, यहाँ पे बस एक ही नेचुरल पर्सन है। क्या ये सोल प्रोप्राइटरशिप कोई पर्सन है क्या? नहीं। तो ये बिजनेस वगैरह सब कुछ मेरा ही है, यहाँ पे एक ही पर्सन है। लेकिन अगर हम किसके बारे में बात करें? कंपनी के बारे में बात करें, तो कंपनी के केस में ये जो मेंबर्स हैं ये सब क्या है? नेचुरल है, और ये सबको हम क्या बोल सकते हैं? ओनर्स बोल सकते हैं। क्या ये सब पर्सन्स हैं या नहीं है? बिल्कुल। और यहाँ पे कंपनी एक अलग पर्सन है, तो कंपनी को हम क्या बोल सकते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये एक है या दो लोग हो गए अलग अलग? एक पर्सन है या दो पर्सन है? दो हो गए। इन सबको अलग मान लो और इसको क्या कर लो? अलग मान लो। ठीक है, तो ओनर्स अलग माने जाएंगे और कंपनी अलग। भले ये पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन है, पर है तो पर्सन, तो वो पर्सन तो पर्सन ही रहेगा, और ये नेचुरल पर्सन है। तो ये सब लोग अलग माने जाएंगे और कंपनी क्या मानी जाएगी? अलग मानी जाएगी। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी। इस कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी कंपनी को अलग पर्सन मानो। क्या वो आपको दिख रही है क्या? कंपनी विजिबल होगी? नहीं विजिबल होगी। कंपनी को आप टच कर सकते हो क्या? टच भी नहीं कर सकते हो। देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। बात कर सकते हो उससे? कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन स्टिल वो एक ऐसा पर्सन है जो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? लॉ की आइज में एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी के ओनर्स अलग माने जाएंगे और कंपनी अलग मानी जाएगी। ठीक है, अब ये ओनर्स हैं, ये इस कंपनी को क्या देंगे? कैपिटल देंगे, नहीं देंगे? बिल्कुल। अब ये इन्होंने कंपनी को क्या दिया? कैपिटल दिया। अब बदले में ये कंपनी से कुछ ना कुछ लेंगे। एक बात देखो, दो लोग होते हैं, अगर आप किसी पर्सन को कोई एक सामान देते हो तो क्या सामने से आप उससे पैसे चार्ज करोगे? नहीं चार्ज करोगे, या फ्री में दे दोगे? अनलेस वो कोई फैमिली मेम्बर है तो अलग बात है। अगर आप किसी नॉर्मल पर्सन से क्या करने जा रहे हो? सामान लेने जा रहे हो। मान लो आपने एक पेन खरीदा, क्या वो शॉपकीपर आपको वो पेन फ्री में देगा या बदले में आपसे पेमेंट लेगा? लेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, या जैसे पहले तो मैं याद हो तो अपना बार्टर सिस्टम चलता था, गुड्स के बदले गुड्स। अगर आपने किसी को एक गुड दिया तो बदले में आप उससे कोई और गुड ले लोगे। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे तो अलग अलग लोग हैं ना। अगर यहाँ पे ये लोग शेयर होल्डर्स हैं, ये अपना पैसा लगा रहे हैं, कहाँ पैसा लगा रहे हैं? कंपनी में। तो बदले में इनको भी कंपनी से कुछ ना कुछ चाहिए क्या? बिल्कुल। तो कंपनी इनको क्या इशू करेगी? शेयर्स इशू करेगी। कंपनी क्या करेगी? इनको
शेयर इशू करेगी, ठीक है। अब शेयर जो है हम वो कह सकते हैं यहाँ पे, मान लो एक अपनी कंपनी है, ये कंपनी में लेट्स से आपको लगता है कि हमें टोटल कितने रुपए का पैसा लगाना चाहिए, लेट्स से हमें टोटल पैसे लगाने चाहिए कितने रुपीस, 1 लाख। मतलब कंपनी में हमने क्या सोचा कि हम टोटल कैपिटल कितना लगाएंगे, 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंपनी है वो कंपनी क्या चाह रही है, अच्छा इसको हम शेयर कैपिटल बोल सकते हैं क्या, अभी हमने बात की कंपनी में जो भी हम पैसा लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। अब ये टोटल कैपिटल है कंपनी का कि इतना पैसा कंपनी को चाहिए काम करने के लिए। अब ये कंपनी जो पैसा है ये किससे लेगी, अपने ओनर से लेगी। ये डिसाइड कर लिया कि इतना पैसा चाहिए, अब ये पैसा किससे लेंगे, हम ओनर से लेंगे। अब ओनर से कैसे लेंगे, हम क्या काम करेंगे, हम इसको ना अलग अलग पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, अलग अलग पार्ट्स को, शेयर्स। अब मान लो कंपनी क्या बोल रही है कि हम क्या करेंगे, एक शेयर की वैल्यू कितने रुपए रखेंगे, 10 रुपये। एक शेयर की वैल्यू कितने रुपए की है, 10 रुपये की वैल्यू है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में ओनर्स आएंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक पर्सन है मिस्टर ए नाम का, है ना, उसने इस कंपनी के कितने शेयर्स खरीदे, लेट्स से उसने इस कंपनी के 1000 शेयर्स खरीदे। कितने शेयर्स खरीदे, 1000 शेयर्स खरीदे। एक शेयर की वैल्यू कितने रुपए की है, 10 की है। अब यहाँ पे उसने 10 रुपये पेमेंट किए होंगे। उसने कितना पेमेंट किया टोटल कंपनी को, उसने यहाँ पे कंपनी को कितना पेमेंट कर दिया, 10,000। यानी अगर मुझे कंपनी को 10,000 रुपये का पेमेंट करना है, ओनर क्या करता है, पैसा लगाता है ना, तो अगर आपको कंपनी को पेमेंट करना है कितने रुपए का, 10,000 रुपये का, तो क्या आप ऐसे ही कर सकते हो क्या, नहीं, आपको उस कंपनी के क्या परचेज करने पड़ेंगे, शेयर्स। तो मुझे अगर कंपनी को 10,000 रुपये देने हैं तो मैं कंपनी के कितने शेयर्स लूँगी, 1000। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मान लो ये शेयर की वैल्यू 100 रुपये की होती तो फिर मैं कितने शेयर्स खरीदती, क्या मैं यहाँ पे इस तरीके से खरीद सकती थी, चल जाता, क्या अभी भी वैल्यू 10,000 ही आती क्या, हाँ। तो अब आपको अगर कंपनी को 10,000 रुपये देने हैं तो कंपनी ने क्या किया, अपने कैपिटल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया और वैल्यू बता दी। अब आप वैल्यू जितनी आपको देनी है आप देख लो, आपका एक शेयर कितने रुपए का है, 100 रुपये का। आपको क्या एक शेयर खरीदना है, एक खरीद लो। आपको लगता है मुझे कंपनी को 10,000 रुपये देने हैं तो ज़्यादा शेयर्स खरीद लो। अच्छा मान लो मुझे कंपनी को, मान लो ये मिस्टर बी है और मिस्टर बी कंपनी को कितने देना चाहता है, 1 लाख रुपये देना चाहता है। मिस्टर बी कंपनी को कितने रुपए देना चाहता है, 1 लाख रुपए। दे सकता है क्या, ऑफ कोर्स। कितने शेयर्स खरीदेगा, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये की है ना। कितने शेयर्स खरीदे, कितने शेयर्स खरीदे, डिवाइड करो ना दोनों को, 10,000 है, 1000 आएगा ना, 3 0 यहाँ पे, 2 0 यहाँ पे, 1 लाख। तो जितना भी आपको पैसा लगाना है आप डायरेक्टली नहीं लगाओगे क्योंकि दोनों अलग अलग पर्सन हो, तो आप कंपनी से क्या लोगे, उसके शेयर लोगे। तो इस सिचुएशन में अगर मुझे 1 लाख रुपए लगाने हैं तो मैं कितने शेयर्स लूँगी, मैं 1000। मुझे अगर 10,000 रुपये लगाने थे तो मैंने कितने शेयर्स लिए थे। तो ये डिपेंड करेगा कि शेयर की क्या वैल्यू है और आपको कितना पैसा लगाना है। और कंपनी का टोटल कैपिटल किस में डिवाइडेड है, अलग अलग पार्ट्स में। वो पार्ट्स को हम क्या बोल देते हैं, शेयर। इतना हिस्सा आप लगा दो, इतना हिस्सा आप लगा दो, ठीक है। जैसे पार्टनर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, मान लो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में आपको 3 पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर्स को मिलके 30 लाख रुपए लगाने हैं, तो हर पार्टनर कितने कितने लगा देगा, 10-10 लाख। तो टोटल कैपिटल कितना हो गया, 30 लाख, और सबका इंडिविजुअल शेयर कितना हो गया, 10 लाख। तो वैसे ही यहाँ पर भी टोटल जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे शेयर खरीद लो और अपना पैसा लगा दो, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे जो भी ओनर्स हैं, जो अभी हमने बात की, मिस्टर ए मिस्टर बी, जो भी ये ओनर्स हैं ये कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं ना, तो इसीलिए हम ओनर्स को और क्या बोल सकते हैं, शेयर होल्डर्स। हम लोग ओनर्स को और क्या बोल सकते हैं, शेयर होल्डर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कंपनी थी, कंपनी का जो कैपिटल है उसे तो हम क्या नाम दे रहे थे, शेयर कैपिटल दे ही रहे थे ना। क्या चीज़ क्लियर है, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने
फीचर्स। अभी तक हमने बेसिक क्या बात की, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, उन्हीं को हम ओनर्स बोल सकते हैं। वो कंपनी के क्या खरीदेंगे, शेयर्स खरीदेंगे। कंपनी कैसी पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, और कंपनी अलग मानी जाएगी, कंपनी को अलग ट्रीट करोगे और उसके मेंबर्स को या शेयर होल्डर्स को अलग ट्रीट करोगे। मतलब ओनर्स अलग हैं और कंपनी अलग है, दो अलग अलग लोग हैं ये, ठीक है। चलो अब बनाओ हेडिंग, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। अब इसको याद करने के लिए हम एक निमोनिक्स बनाएंगे। लिखो स्लैप, SLA, डबल P, डबल S, और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देके लिखना T और C। लिखो ये लिखना है ऐसे, SLA, डबल P, डबल S, देन T और C, TC। क्या लिखा हमने, SLAP स्लैब क्या होता है, हाँ, पहले मम्मी आपको थप्पड़ लगाएगी, फिर आप रोओगे, फिर आपको क्या बोलने आएगी, टेक केयर। तो पहले चाटा खाओ, फिर अपना ध्यान रखो। ये याद करने का तरीका है। हमें क्या याद करना है यहाँ पे, फीचर्स याद करने हैं। तो पहले हम चाटा खाते हैं फिर हम अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या है अपना एस में लिखो सेपरेट लीगल एंटिटी। एस क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट है एल में लिखो लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी। ए में लिखो आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन। पी में लिखो परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट पी सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी। एस में लिखो sue and be sued। sue and be sued। next S separate management। separate management। T में लिखो transferability of shares। transferability of shares। C में लिखो common seal। common seal। ठीक है, और एक काम करो सी में एक और लिखो, एक और सी बना दो या तो, और उसमें लिखो कंपनी नॉट अ सिटीजन। कंपनी नॉट अ सिटीजन।
ठीक है, चलो अब देखो हमने क्या क्या लिखा है। सबसे पहले क्या है अपने निमोनिक्स, स्लैब्स और टीसी, ठीक है। अब सबसे पहले एस क्या है, अभी हमने बात की थी क्या कंपनी और मेंबर्स अलग अलग होते हैं, तो क्या आ गया एस से, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेकंड क्या है एल से क्या आ रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी, पता ही है हमें, पर्सनल असेट लायबल होंगे क्या, नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या है ए से, आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब लॉ ने बनाया है इसको। नेक्स्ट क्या है पी क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन, ये भी हम बात करेंगे आगे कि क्या होता है। नेक्स्ट क्या है एस से, सेपरेट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एस, सेपरेट मैनेजमेंट। इसके बाद में स्यू एंड बी स्यूड। इसके बाद टी से क्या है, टी से ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। सी से क्या है कॉमन सील, और एक और सी से क्या है कंपनी नॉट अ सिटीजन, ठीक है। तो ये सारे कंपनी के क्या है फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब एक एक करके हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है अपना फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है अपना सेपरेट लीगल एंटिटी, या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंट या सेपरेट कॉरपोरेट पर्सनालिटी, ठीक है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी या फिर एक कॉरपोरेट पर्सनालिटी, ये हमने अभी अभी बात की ना। कंपनी को आप क्या मानोगे, अलग मानोगे, और उसके मेंबर्स को आप क्या मानोगे, शेयर होल्डर्स को एकदम अलग मानोगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी अलग है, तो जो भी हम काम करेंगे वो शेयर होल्डर्स के नाम पे करेंगे या कंपनी के नाम पे करेंगे। किसके नाम पे करोगे आप सारे के सारे काम, कंपनी के नाम पे आप सारे काम करोगे। अच्छा मान लो कंपनी को कोई बिल्डिंग खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी है तो कंपनी किसको बोलेगी, शेयर होल्डर्स को बोलेगी फ़ोन करके कि तुम मेरे लिए बिल्डिंग खरीदो, और शेयर होल्डर्स खुद के नाम पे बिल्डिंग खरीदेंगे, नहीं। अगर हमें बिल्डिंग खरीदनी है तो बायर का नाम आएगा और एक सेलर का नाम आएगा। तो बायर के नाम में शेयर होल्डर का नाम आएगा मिस्टर ए का, या कंपनी का नाम आएगा ए लिमिटेड। किसका नाम आएगा, कंपनी का। कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है हमें किसी के साथ में तो किसका नाम आएगा, कंपनी का ही नाम आएगा, ठीक है। तो जो भी कंपनी का काम है वो सारा का सारा काम कंपनी का खुद का होगा, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स को अलग रखो और कंपनी को अलग रखो। अब इसको पढ़ने के लिए हमें केस लॉ पढ़ेंगे पहले। तो पहले एक चीज़ लिखो इसमें, कंपनी इज ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट from its members. Company is treated as distinct from its members and is incorporated under the act and vested with corporate personality. Vested with corporate personality. ठीक है, चलो अब इसमें लिखो केस लॉ। केस लॉ सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। केस लॉ का नाम है सैलमन वर्सेस
सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। याद है कल हमने बात की थी कि जो हमें लॉ पढ़नी होती है तो हमें एक्ट भी पढ़ना है, रूल्स भी पढ़ने हैं, रेगुलेशन भी पढ़ना है, और लास्ट में हमने क्या बात लिखी थी, जजमेंट और केस लॉ भी पढ़ना होता है। तो अब कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, उस पर अगर मैटर आपका कहाँ जाता है, कोर्ट में जाता है, फिर कोर्ट में पूरा आपका केस चलता है और उसके बाद फाइनली क्या आता है, डिसीजन आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। अब ये सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को समझने के लिए एक हमें क्या गिवन है, एक कोर्ट में केस हुआ था, वो केस से हमें समझना है कि सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट किस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल होता है। केस का क्या नाम है, जिसको स्टार लगाओ, इंपॉर्टेंट केस है। केस का नाम क्या है, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। अब ये जो है ना वो ऑब्वियस है इंडिया का केस नहीं है, बाहर का केस है। अब यहाँ पे जो एक बंदा है इसका नाम क्या है, सैलमन। ये जो सैलमन है ये पहले क्या था, ये पहले एक सोल प्रोप्राइटर था। तो अर्लियर ये क्या था, सोल प्रोप्राइटर था। अच्छा, अब ये सोल प्रोप्राइटर है, काम इसका सब कुछ चल रहा है, ठीक है, ठीक है, ये लेदर और बूट मैन्युफैक्चर करता था। अब यहाँ पे सारा का सारा काम चल गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ टाइम में इसको रियलाइज़ हुआ कि मुझे मेरी फैमिली को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, बिजनेस में, मेरे बेटों को, मेरी डॉटर्स को मुझे मेरे बिजनेस में क्या करना चाहिए, इन्वॉल्व। अब एक बात बताओ, अभी ये बिजनेस जो कर रहा है वो बिजनेस कौन सा वाला बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस है। अब अगर ये बिजनेस है और अगर ये अपने फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहता है, तो ये इन्वॉल्व अगर करता भी है तो क्या वो लोग ओनर बन पाएंगे क्या, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप में तो एक ही ओनर होता है ना, तो वो लोग ओनर्स तो बन नहीं पाएंगे। अब अगर वो ओनर्स नहीं बन पाएंगे तो उस सिचुएशन में आप अगर उनको ऐड भी कर लोगे अपने बिजनेस में तो वो क्या रह जाएंगे, ओनली एम्प्लॉय रह जाएंगे ना। तो वो क्या चाहता था कि नहीं, चलो उनको मुझे ऐड भी करना है और एक्सपेंशन भी कर लेते हैं। तो उसने क्या काम करा उस सिचुएशन में, ये जो इसका बिजनेस था, किस चीज़ का बिजनेस है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है। इसने क्या सोचा कि इस बिजनेस को हम लोग क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, इस बिजनेस को हम कन्वर्ट कर देते हैं और क्या बना लेते हैं, कंपनी। तो इसने अपना ये सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस सेल कर दिया कंपनी को और इसने अलग से क्या बना ली, कंपनी बना ली। और उस कंपनी का नाम क्या दिया इसने, सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। तो पहले वो क्या था, सोल प्रोप्राइटर, अब उसको क्या लगा कि क्या बना लेते हैं, कंपनी। तो अब उसने क्या फॉर्म कर ली, कंपनी फॉर्म कर ली। अब उसने कंपनी बनाई है तो अब वो खुद जो था वो खुद उसका शेयर होल्डर भी बन गया, मतलब ओनर भी बन गया। उसकी फैमिली के सारे लोग वहाँ पे आ गए, उन सब ने उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। इसके बाद वो सब लोग मैनेजमेंट में भी आ गए, वो लोग सब लोग क्या बन गए, डायरेक्टर वगैरह भी बन गए। तो अब यहाँ पे मतलब पूरी कंपनी में सारे के सारे उसकी फैमिली वाले लोग इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या। अब इसके बाद में क्या हुआ, कुछ टाइम तक तो बिजनेस बहुत ही अच्छा चला, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन कुछ टाइम के बाद में क्या आने लग गई, प्रॉब्लम्स आने लग गई। तो जो सैलमन की कंपनी थी उसमें लॉसेस होने लग गए और इस वजह से कंपनी लिक्विडेशन में पहुंच गई। कंपनी कहाँ पहुंच गई, लिक्विडेशन में पहुंच गई। भी लिक्विडेशन क्या होता है, अच्छा सुनो, अभी हमने बात की थी कंपनी को कौन बनाता है, भगवान जी आते हैं क्या, या लॉ ने बनाया है, लॉ ने बनाया है। कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन जिसको क्रिएट किसने किया है, लॉ ने क्रिएट किया है। अब मान लो कि कंपनी जो है वो कंटिन्यूसली लॉसेस में जा रही है। तुमने सुना होगा कंपनी के असेट भी होते हैं और कंपनी की क्या होती है, लायबिलिटीज़ भी होती हैं, होता है ऐसा। अब कभी कभी क्या होता है, जब हम इतने ज़्यादा लॉसेस में पहुंच जाते हैं तो हमारे असेट तो कम पड़ जाते हैं और हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। असेट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, लायबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। यानी मेरे पास पैसा पेमेंट करने के लिए लेट्स से सिर्फ कितने रुपए हैं, 10 करोड़ रुपए, लेकिन मुझे पेमेंट जो करना है वो कितना पेमेंट करना है, लेट्स से मुझे पेमेंट करना है 12 करोड़ का। मेरे पास पैसे कितने हैं, 10 करोड़, और मुझे चुकाना है कितने लोगों को, 12 करोड़। तो प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी। तो अब इस केस में प्रॉब्लम आ जाती है। अब कंपनी ट्राई करती है कि वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करे, पर अगर कंपनी कंटिन्यूसली लॉसेस में जा रही है
तो क्या ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व हो पाएगी? क्या सॉल्व ही नहीं हो पाएगी। तो अब इस सिचुएशन में अगर ये सॉल्व नहीं हो पाती है तो अब क्या करें? कंपनी को बंद ही करना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन ही नहीं है और। तो अगर हम ऐसी प्रॉब्लम आ गई, इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंसी। इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंसी। मतलब कंपनी के असेट ज़्यादा है या कम है? कम है, और लायबिलिटीज़ ज़्यादा है। तो कंपनी अपना पेमेंट कर पा रही है क्या? पेमेंट नहीं कर पा रही है। तो अब ठीक नहीं हो पा रही है तो हम कंपनी को बंद करेंगे। अब कंपनी को बंद करोगे अगर आप, तो बंद करने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लिक्विडेशन। बंद करने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लिक्विडेशन। कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई और अब हम उसको बंद कर रहे हैं। अब बंद करोगे तो ये कंपनी के जितने भी असेट्स हैं, इन असेट्स को आप क्या करोगे? सेल करोगे। सेल करोगे, पैसा आएगा, पैसों से आप क्या करोगे? लायबिलिटीज़ का पेमेंट करोगे। असेट को सेल किया, सेल करके पैसा आए, फंड आया, और इसको यूज़ करके आप क्या करोगे? लायबिलिटीज़ का पेमेंट करोगे। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विडेशन। क्लियर है क्या? ठीक है। अब सुनो, सैलमन ने अपनी कंपनी बनाई थी। सैलमन की कंपनी बिगिनिंग में तो चल गई अच्छी खासी, पर एंडिंग में जाते जाते प्रॉब्लम्स अराइज होने लग गई। ठीक है। अच्छा, अब अभी तक हमने एक वर्ड पढ़ा है शेयर होल्डर, और एक वर्ड होता है डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर क्या होता है? जो शेयर होल्डर्स क्या अपनी कंपनी के ओनर्स होते हैं क्या? शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी के ओनर्स। क्या हम बोल सकते हैं डिबेंचर होल्डर्स मतलब इन्होंने अपन को लोन दिया है? शेयर होल्डर ने तो कैपिटल दिया है, डिबेंचर होल्डर ने अपन को लोन दिया है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ ये मेरी कंपनी के क्रेडिटर्स हैं? यस और नो? ये मेरी कंपनी के क्या हो गए? क्रेडिटर्स हो गए। ठीक है। तो अब यहाँ पे इस केस में जो सैलमन था ना, वो शेयर होल्डर तो था, ठीक है, लेकिन सैलमन साथ ही साथ क्या था? डिबेंचर होल्डर भी था। मतलब उसने अपनी कंपनी के क्या परचेज कर रखे थे? डिबेंचर्स भी परचेज कर रखे थे, और वो अपनी कंपनी का क्या था? क्रेडिटर भी था। ठीक है। अब यहाँ पे उसकी कंपनी कहाँ पहुँच गई? लिक्विडेशन में। लिक्विडेशन में पहुँच गई तो अब हम क्या करेंगे? असेट को सेल करेंगे, और हम क्या करेंगे? लायबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे। यही होता है। ठीक है। तो हमें असेट का सेल करनी है, लायबिलिटीज़ का पेमेंट करनी है। अच्छा, अब असेट कितने थे? अभी हमने एग्जाम्पल में कितने असेट लिए थे? वैल्यू 10 करोड़। और लायबिलिटीज़ कितनी है? 12। अब एक बात बताओ, यहाँ पे पैसा कम है पर पेमेंट ज़्यादा करना है। अब लायबिलिटीज़ है तो सब लोग खड़े हैं यहाँ पे, आपके यहाँ पे एम्प्लॉयज़ खड़े हैं, आपके यहाँ पे गवर्नमेंट खड़ी है, इसके अलावा बैंक्स खड़े हैं, और भी क्रेडिटर्स खड़े हैं। ये सब खड़े होंगे। पेमेंट पेमेंट पेमेंट। पैसे कितने हैं? 10। देने कितने हैं? 12। इसका मतलब 2 करोड़ तो कम दोगे ही दोगे, कुछ ऑप्शन ही नहीं है। क्या घर पे जाके लेके आ सकते हो मेंबर से? लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। तो घर तो जाके ला नहीं सकते, जो है 10 करोड़ वही का वही देना है। मतलब 2 करोड़ के लोग रोएंगे, रो लो। अब एक बात बताओ, इनमें से हम किन को छोड़ें? पहले किस किस को पेमेंट करें और लास्ट में किसको छोड़ दें? तुम्हें क्या लगता है? इसके अलावा और भी लायबिलिटीज होंगी, अदर लायबिलिटीज। पहले पेमेंट किसको करें? अब सबको पता है ना पैसा कम है, तो सब लोग लड़ाई करेंगे ना, लंगर लगता है। तुम्हें पता है कि खाना खत्म होने वाला है और हम इतनी देर से लाइन में खड़े हैं। क्या तुम अभी भी लाइन में खड़े रहोगे या लाइन तोड़ के आगे जाओगे भाग भाग के? कुछ लोग तो घर चले जाएंगे वापस, पर जो खाने ही आए हैं उनको कोई मतलब नहीं है, धक्के देंगे, लोगों को गिराएंगे, लोगों के ऊपर दाल वाल गिरा देंगे, पर खाना तो हमें पूरा चाहिए। तो अब जब किसी चीज़ की कमी होती है तो लोग आते ही हैं ना फिर आगे। अब यहाँ पर भी ये सब आएंगे। क्या तुम कह सकते हो लड़ाइयाँ हो जाएंगी? ऐसे तो प्रॉब्लम्स होंगी ना, इतने सारे लोग हैं और पैसा कम है, तो किसको पहले पेमेंट करें? तो इसीलिए हमने क्या बोल दिया कि तुम्हारे बीच में लड़ाइयाँ नहीं हो। हम यहाँ पे क्या काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे तुम्हें एक सीक्वेंस दे देते हैं, एक लिस्ट बना के देते हैं। फर्स्ट पे तुम आओगे, सेकंड पे तुम आओगे, थर्ड पे तुम आओगे। ये लिस्ट हम लॉ में तुम्हें लिख के दे रहे हैं। अगर हमने लिस्ट दे दी तो अब क्या प्रॉब्लम आएगी? क्या
आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो इसीलिए हमने तुम्हें लिस्ट दे दी। अब है ना, इस लिस्ट में, मैं पूरी लिस्ट अभी नहीं पढ़नी है, बाद में बात करेंगे। इस लिस्ट में क्रेडिटर्स होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं सिक्योर्ड, एक होते हैं सिक्योर्ड और एक होते हैं अनसिक्योर्ड। कौन से होते हैं? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। कभी सुना है इसके बारे में? सिक्योर्ड क्या होते हैं? पहले पेमेंट होगा और अनसिक्योर्ड का पहले पेमेंट नहीं होगा। देखो, सिक्योर्ड का मतलब होता है जिसको आपने बदले में सिक्योरिटी दी है। फॉर एग्जाम्पल बैंक, अगर मैं, ये मेरी कंपनी है, अगर बैंक मुझे लोन दे रही है, लेट्स से कितने रुपए का, 5 करोड़ रुपए का, तो बैंक क्या आपको ऐसे आग बंद करके लोन दे देगी? या आपको क्या बोलेगी, हमारे पास में कुछ ना कुछ चीज़ गिरवी रखवाओ, बोलती है। तो अब कंपनी ने क्या बोला, हमारे पास एक लैंड है और वो लैंड की वैल्यू 6 करोड़ की है। कितनी की वैल्यू है? 6 करोड़ की। अगर हम लोन पेमेंट नहीं करें तो तुम ये लैंड को बेच देना। तो इससे हम क्या बोलेंगे? सिक्योरिटी, कि आपने लोन के बदले में क्या दी है? सिक्योरिटी दी है। ठीक है, तो ऐसा वाला लोन कौन सा लोन है? सिक्योर्ड लोन। और ये जो बैंक है ये अपनी सिक्योर्ड क्रेडिटर है। बैंक क्या है? अपनी सिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, और अगर हमने किसी से लोन लिया और बदले में हमने उसको क्या नहीं दी? सिक्योरिटी नहीं दी, तो फिर वो कौन सा वाला है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब ये बताओ, जब वाइंडिंग अप हो रहा है, लिक्विडेशन हो रहा है, तो पहले पेमेंट में नंबर में कौन आना चाहिए? सिक्योर्ड कि अनसिक्योर्ड? सिक्योर्ड आना चाहिए, क्योंकि आपने उनको ट्रस्ट दिलवाया था ना, आपके पास सिक्योरिटी है ना, तो पहले पेमेंट आपको होगा। और जिसके पास सिक्योरिटी नहीं है उसको पेमेंट बाद में होगा। ठीक है, तो इसीलिए पहले कौन आएंगे? सिक्योर्ड आएंगे और बाद में कौन आएंगे? अनसिक्योर्ड आएंगे। क्या यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है एकदम? क्या थी कंपनी का नाम? क्या था कंपनी का नाम? था सैलमन। और जो कंपनी का, सॉरी, जो ओनर था उसका नाम क्या था? सैलमन। और कंपनी का नाम क्या था? सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। अब इस केस में कंपनी लॉसेस में पहुंच गई थी। कंपनी को हमें कहाँ भेजना है? लिक्विडेशन में। लिक्विडेशन में हमने ये चेक किया कि सैलमन खुद भी क्या है? एक डिबेंचर होल्डर है। मतलब किस में आ जाएगा वो? ओनर में, क्रेडिटर में आ जाएगा। ठीक है, और वो कौन सा वाला होगा? सिक्योर्ड वाला होगा। ठीक, अब यहाँ पे सुनना ध्यान से, जो अनसिक्योर्ड वाले क्रेडिटर हैं, कौन से वाले? अनसिक्योर्ड, वो पहले आएंगे बाद में आएंगे? बाद में आएंगे। ये लोग कोर्ट में जाके पता है क्या बोल रहे हैं कि सैलमन जो है ना, कंपनी किसकी है? सैलमन की तो है। कंपनी जब सैलमन की है तो फिर जो पैसा बच जाएगा वो उसको दे देना। पहले पेमेंट किसको करो आप? हमको, क्योंकि हम लोग कौन है? बाहर वाले। घर में ऐसा होता है ना, मान लो गेस्ट आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले खाना खुद खाओगे, पहले गेस्ट को खिलाओगे? पहले गेस्ट को खिलाओगे। तुम चाहे भूखे मर जाओ, लेकिन मम्मी तुम्हें देती है क्या? तुम क्या प्लेट में से ले सकते हो? डांट और खाओगे। तो उस केस में मम्मी क्या बोलती है? पहले इनको खाने दे, बच गया कुछ तो तुम खा लेना, नहीं बचा तो भाड़ में जाओ। तो उन्होंने यही बोला। कंपनी किसकी है? सैलमन की। पहले किसको पेमेंट करोगे? बाहर वाले को। सीक्वेंस क्यों मानना है यहाँ पे? यहाँ पे सिक्योर्ड वाला बंदा तो ओनर खुद ही है ना। जब वही ओनर है, गलती उसी की है, कंपनी उसी वजह से बंद हो रही है, हम क्या करें? हम बाहर वाले हैं, पहले पेमेंट हमें दो। वो घर का है, उसको पेमेंट बाद में दो। ऐसा ये लोग जाके कहाँ बोल रहे हैं? कोर्ट में। अब तुम बताओ, कोर्ट क्या डिसीजन देगा और क्यों? कोर्ट क्या देगा डिसीजन और क्यों? सोचो। सैलमन के फेवर में देगा, मतलब सैलमन को अमाउंट पहले मिलना चाहिए, या बाहर वाले लोग सही बोल रहे हैं, बाहर वालों को अमाउंट पहले मिलना चाहिए? तुम क्या बोल रही हो? क्यों? रीज़न? एग्जैक्टली क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। इस रीज़न की वजह से हमें कोई मतलब नहीं है सैलमन ओनर है, ओनर को अलग मानो और कंपनी को अलग मानो। एक बात बताओ, असेट और लायबिलिटी सैलमन की है या कंपनी की है?
असेट भी कंपनी की और लाइबिलिटी भी कंपनी की है, तो हमें लाइबिलिटी कंपनी की देखनी है ना। तो लाइबिलिटी कंपनी की है तो सैलमन भी तो उसमें आएगा या नहीं आएगा? मतलब यहाँ पे इस लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स आएंगे ना। तब ये कोई भी हो, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, हमें क्या मतलब है? घर का बाहर का सब कंपनी से अलग ही माने जाएंगे, क्योंकि कंपनी अलग है और उसके ओनर्स अलग है। तो घर का तो कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए लायबिलिटी किसकी है? कंपनी की। तो हमें यहाँ पे दोनों को अलग अलग मानना है। और पहले पेमेंट किसको होगा? सैलमन, क्योंकि वो किस में आ रहा है? सिक्योर्ड। और बाद में किसको होगा? ठीक है, अनसिक्योर्ड। लिख लें, चलो। केस का नाम लिख लिया क्या? केस का नाम लिखो और उसके बाद ये लिखो, तो पहले वो सोल प्रोप्राइटर था, देन उसने अपना बिजनेस सेल कर दिया, कंपनी बना दी। ठीक है, अब लिखो यहाँ पे, नाउ कंपनी पेड कंसिडरेशन, company paid consideration in the form of cash secured debentures therefore Salomon became debenture holder. Salomon became debenture holder. Later, company fell into losses and इस वजह से insolvency and then finally liquidation. Then लिखना assets £6050 and liabilities £8000. To unsecured and £10,000 to secured. Now unsecured creditors. Unsecured creditors demanded payment in priority. Demanded payment in priority to Salomon. In priority to Salomon because he was owner of the company also. Because he was owner of the company also. Then House of Lords
give decision that company is separate legal entity distinct from क्या हुआ? Company is separate legal entity distinct from its members. Therefore, payment to secured creditors first, no matter he is owner of the company. No matter that he is owner of the company. ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स यहाँ पे कोर्ट है, ठीक है। और ये जो भी हमने वैल्यू लिखी है ये यूके पाउंड्स है, क्योंकि बाहर का केस लॉ तो रुपीज़ नहीं है, पाउंड्स हैं, ठीक है। क्या ये फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है? क्या लिखा हमने? सेपरेट लीगल एंटिटी, और कंपनी क्या होती है? अलग होती है अपने मेंबर्स से। और फिर हमने क्या बात की? केस लॉ। केस लॉ का नाम क्या है? सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। चलो बाकी कल करते हैं, ठीक है। थैंक यू।